Urea cycle is also known as Krebs-Hensley cycle or ornithine cycle. Why it is named after Krebs-Hensley? Because it is the scientist who discovered that pathway. And ornithine utilize gain and gain in this cycle, and that's why it is also known as ornithine cycle. Site of action, it is occurred in the liver, and liver two areas. One is the mitochondria and other is cytoplasm. Urea synthesized in liver, released in the blood, cleared by kidney. Urea cycle is divided into 5 steps. But first two reactions occur in the mitochondria, ठीक है, and the rest of 3 reaction occur in the cytoplasm. ठीक है, इसमें फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और 2 एटीपीज आपस में मिलते हैं, क्या बनता है कार्बामाइल फास्फेट। फिर ये कार्बामाइल फास्फेट आर्निथीन के साथ मिलता है तो क्या बनता है सिट्रोलिन, और ये सिट्रोलिन फिर सिट्रोलिन शटल्स के जरिए आता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी तरह आर्निथीन भी जाता है आर्निथीन शटल्स के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पे 2 एटीपी यूटिलाइज होते हैं, ठीक है, इसलिए कार्बामाइल फास्फेट बनता है, कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटिस 1। यहाँ पे जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट भी ज्यादा बनता है। तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है ना वो ऑब्लिगेट एक्टिवेटर है कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटिस 1 का, ठीक है। तो ये आर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज एंजाइम की मौजूदगी में सिट्रोलिन बनती है। ये सिट्रोलिन आती है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, वहाँ पे ये स्पार्टिक एसिड और एक एटीपी यूज करके आर्जिनोसक्सिनेट बनाती है, ठीक है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम। तो आर्जिनोसक्सिनेट के ऊपर आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज एंजाइम एक्ट करता है या आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम एक्ट करता है, तो इससे 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, फ्यूमारेट जो कि दोबारा किसमें स्पार्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, और दूसरा आर्जिनिन। आर्जिनिन के ऊपर एंजाइम ऐड करता है आर्जिनेज, तो ये आर्निथीन में चेंज हो जाता है और आर्निथीन दोबारा से पाथवे में यूटिलाइज हो जाती है। इसीलिए इसको आर्निथीन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि आर्निथीन बार बार यूज हो जाती है। ये अब ये जो आर्निथीन है दोबारा कार्बामाइल फास्फेट से मिलेगी और सिट्रोलिन बनेगी। इससे एक और प्रोडक्ट बनेगा यूरिया। ये यूरिया ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर किडनी के अंदर जाएगा, किडनी से फिर जाएगा किसके अंदर, यूरिनेशन के थ्रू बाहर चला जाएगा। अब ये जो अमोनिया है ये कहाँ से आता है, ये ग्लूटामीन से मोस्टली आता है, और ग्लूटामीन के ऊपर ग्लूटामिनेज एंजाइम एक्ट करता है तो अमोनिया आता है। इसके अलावा ये अमोनिया आ सकता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज के एक्शन से, तो अमोनिया बनता है, ठीक है। तो ये तो है, ये 5 रिएक्शन हो रहे होते हैं यूरिया साइकिल में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और 2 एटीपी मिले तो कार्बामाइल फास्फेट बना, फिर आर्निथीन कंबाइन किया, सिट्रोलिन बना, सिट्रोलिन फिर कंबाइन किया स्पार्टिक एसिड से तो आर्जिनोसक्सिनेट बना, आर्जिनोसक्सिनेट से 2 प्रोडक्ट बने, आर्जिनोसक्सिनेट लाइए या सक्सिनेज एंजाइम की मौजूदगी में। फ्यूमारेट तो दोबारा स्पार्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा, जब फ्यूमारेट मैलेट के अंदर चेंज हो जाएगा, मैलेट एक्सालो एसीटेट माइनो ग्रुप देगा किसी भी माइनो एसिड से, वो स्पार्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। आर्जिनिन, इसमें आर्जिनेज एंजाइम की मौजूदगी में यूरिया बनेगा और आर्निथीन, और ये आर्निथीन बार बार रिसाइकल होती रहेगी, ठीक है। ये फर्स्ट रिएक्शन ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया में उसमें एन एसिटाइल ग्लूटामेट ऑब्लिगेट एक्टिवेटर है किसका, कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटिस 1 का। तो अगर ये नहीं होगा तो एक्टिवेशन नहीं होगी और यूरिया साइकिल नहीं चलेगा, ठीक है। One molecule of urea it require 4 ATP, 2 here and 2 in the next reaction। इसमें सिट्रोलिन की फॉर्मेशन होती है जब कार्बामाइल फास्फेट और आर्निथीन मिलते हैं आर्निथीन ट्रांसकार्बामाइल में, तो सिट्रोलिन प्रोड्यूस होती है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर अगला है कि ये सिट्रोलिन बाहर आती है
साइटोप्लाज्म के अंदर स्पार्टिक एसिड और एटीपी से मिलती है तो आर्जिनोसक्सिनेज, एएमपी और पैराफॉस्फेट बनते हैं। फिर आर्जिनोसक्सिनेट के ऊपर आर्जिनोसक्सिनेट नेज या आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज एंजाइम ऐड करता है तो आर्जिनिन और फीमेरेट बनती है। फिर आर्जिनिन के ऊपर आर्जिनेज एंजाइम ऐड करना है, आर्निथिन और यूरिया। ये यूरिया यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है और आर्निथिन जो है वो दोबारा यूरिया साइकिल में कंज्यूम हो जाती है। रेगुलेशन क्या है यूरिया साइकिल की कि जो एन एसिटाइल ग्लूटामेट है वो ओब्लिगेट या एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है किसका, कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 का। मोर ग्लूटामेट, मोर एन एसिटाइल ग्लूटामेट, मोर कार्बामाइल फास्फेट synthetase 1 activity lead to more urea synthesis. During starving condition, urea cycle enzyme activity are increased to meet the demand of increased rate of protein catabolism. तो जब starving condition होती है तो प्रोटीन कैटाबोलिज्म बढ़ जाती है तो यूरिया साइकिल भी तेज हो जाता है। एनर्जेटिक ऑफ यूरिया साइकिल कार्बामाइल फास्फेट सिंथेज ये 2 एटीपी यूज करता है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज ये 2 एटीपी यूज होते हैं इसमें। तो एटीपी जनरेटेड जब फ्यूमारेट मैलेट में चेंज होता है तो इसमें 3 एटीपी जो है ना बनते हैं क्योंकि एनएडीएच का मॉलिक्यूल बनता है। तो टोटल इसमें 1 एटीपी यूटिलाइज होता है यूरिया साइकिल में। क्यों? क्योंकि जो फ्यूमारेट बनता है वो पहले मैलेट में चेंज होता है, मैलेट ऑक्सालो एसीटेट में, और उसमें एनएडीएच बनता है। एनएडीएच से ये 3 एटीपी बनेंगे तो 4 में से 3 निकले तो टोटल 1 एटीपी इसमें लगता है। नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। नॉर्मल यूरिन यूरिया लेवल क्या होता है 15 to 30 मिलीग्राम पर डे है, ठीक है। तो इंक्रीज ब्लड यूरिया लेवल में के प्री रीनल काजेज कौन से हैं? हाई प्रोटीन डाइट लें तो तब यूरिया ज़्यादा हो सकता है। इंक्रीज प्रोटीन कैटाबोलिज्म यानी कि स्टार्विंग कंडीशन हो तो तब यूरिया ज़्यादा हो सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेज यानी कि कोई ब्लड की लीकेज हो तो गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकती है तो उसमें ये इंक्रीज कर जाता है। रीनल काजेज कौन कौन से हैं? क्रोनिक रीनल फेलियर यानी कि आपका किडनी काम नहीं कर रहे, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि इसमें जो पानी पड़ जाए अगर नेफ्रॉन्स के अंदर या उसके अंदर कोई भी जो है वो इन्फेक्शन हो जाए या फूल जाए वो। इसके अलावा नेफ्रोसिक्लोरोसिस या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो नेफ्रॉन्स हैं वो हार्ड हो जाए तो तब भी ये हो जाता है। पोस्ट रीनल काजेज कौन से हैं? रीनल स्टोन, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट, मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर यानी कि रीनल स्टोन होंगे तब भी जो है तब भी ये जो यूरिन है वो यूरेटर से बाहर नहीं जाएगा। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्या करता है कि ये जो यूरेटर है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर किसी तरह से भी होंगे तो नैरो हो जाएंगी ये यूरेटर की लाइनिंग तो तब भी ये यूरिया का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। डिक्रीज ब्लड यूरिया लेवल कब होगा? लो प्रोटीन डाइट लें, लिवर डिजीज है तब हो जाएगा, वाटर की रिटेंशन ज़्यादा हो तब ये ज़्यादा कम हो जाएगा। डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल इसमें हाइपरमोनीमिया टाइप 1 है जिसमें एंजाइम कार्बामाइल फास्फेट 1 की सिंथेसाइज जो डेफिशिएंसी हो जाती है कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 की। इसमें क्या होता है कि ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, पैरालिसिस होती है, डेथ भी हो सकती है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, एक्स लिंक्ड नहीं, ये ऑटोसोमल है, ठीक है। और इसमें डेथ हो सकती है अगर ये ट्रीट नहीं किया जाए। दूसरा है हाइपरमोनीमिया टाइप 2, इसमें एंजाइम आर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये एक्स लिंक डिजीज है, ये ज्यादा डेंजरस है। अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूटामीन का लेवल बढ़ जाता है, दोनों केस में ग्लूटामीन का लेवल बढ़ जाता है, इसमें भी उसमें भी। इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर भी ग्लूटामीन का लेवल बढ़ जाता है। यूरिन के अंदर, ब्लड के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है और इसमें एरेटिक एसिड यूरिया भी बढ़ जाता है यानी कि ये जो कार्बामाइल फास्फेट है ये एक और चीज की सिंथेसिस में यूज होता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है। लेकिन जब आर्निथिन कार्बामाइल फास्फेट अगर वो उधर कंज्यूम हो रहा है
तो रोटिक एसिड यूरिया ज़्यादा बनेगा। ठीक है, रोटिक एसिड यूरिया ये बताएगा कि ये आर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज की डेफिशिएंसी है, क्योंकि कार्बामाइल फास्फेट जो है वो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में भी यूज होता है। तो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में एक एंड वाला सेकंड लास्ट जो प्रोडक्ट होता है रोटिक एसिड यूरिया रोटिक एसिड होता है। तो रोटिक एसिड ज़्यादा बनता है अगर जो आर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज की डेफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो कार्बामाइल फास्फेट बना होता है वो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में भी जा सकता है, रोटिक एसिड की सिंथेसिस में भी जा सकता है। उसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होती है, नर्व प्रोसेस यानी कि न्यूरल डैमेज हो सकता है, बॉडी कोमा में जा सकती है और अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। ये दो जो डेफिशिएंसी हैं ये सीवियर हैं, एक हाइपरमोनेमिया टाइप 1, ये टाइप 1 तो ज़्यादा ही डेंजरस है, और टाइप 2 ये आर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज की डेफिशिएंसी होती है। तो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो सिट्रोलिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर ये 1 to 2 ग्राम आएगी एक डे में, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। आर्जिनोसक्सिनेट एसिड यूरिया एब्सेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम, तो इसमें क्या होता है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड और यूरिन के अंदर, और इसको इसमें क्या होता है फ्राइएबल ब्रिटल टफ डेयर यानी कि जो बाल हैं वो ब्रीक होके वो टूटना शुरू हो जाते हैं। इसको हम ट्राइको रेकिस नोडोसा भी कहते हैं। फिर आर्जिनिन की ज़्यादा कब हो जाएगा? जब आर्जिनेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये ब्लड के अंदर आर्जिनिन और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ज़्यादा हो जाएगी, ये 1 out of 1 lakh इंडिविजुअल होती है। ठीक है, तो ये तो था यूरिया साइकिल और उसकी डिजीजेस। तो दैट्स ऑल अबाउट यूरिया साइकिल।